नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम विजन वेश वॉइस ऑफ कम्युनिटी में आपका स्वागत है। और आज 15 जून के दिन जब हम आपसे इस कार्यक्रम के द्वारा मुलाकात कर रहे हैं तो बहुत कुछ घटित हो गया है हमारे संसार में। कुछ ऐसा है जो बहुत चिंता में डालने वाला है, कुछ ऐसा है जिसको लेकर हम आगे बढ़ने की आशा को जागृत रख सकते हैं। और हर दिन रात के बाद सूरज निकलता है, नया दिन आता है, पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अपने पीछे एक ऐसी स्याही छोड़ जाती हैं जिसका बरसों तक असर रहता है, कुछ सवालों के रूप में भी, कुछ सायों के रूप में भी। आज के विजन ऑफ एशिया कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम आपके साथ अपनी संवेदना और अपना शोक व्यक्त करना चाहेंगे भारत के एक जाने माने चहीते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन पर। ये आत्महत्या थी, पर इस आत्महत्या के पीछे क्या कारण थे उसके बारे में मुंबई पुलिस ने जांच करने का निर्णय लिया है। इस खबर को स्पर्श करने के अलावा हम आपको लिए चलेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुमो ने हर दिन की तरह आज भी स्थिति दो मसलों को लेते हुए न्यूयॉर्क किस तरह आगे बढ़ रहा है उसके बारे में स्पष्ट की। उसकी झलकियों के अलावा हम एक मुलाकात आज 15 जून को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे के रूप में मनाता है, और इसके बारे में हमने बातचीत की इंडिया होम के प्रेसिडेंट मुकुंद मेहता और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नलिनी जुठानी से। उस बातचीत का एक अंश आपकी सेवा में पेश किया जाएगा और किस तरह मेंटल हेल्थ महत्वपूर्ण है और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में क्या कदम उठाए जय जय मायरा ने, जिन्होंने बीमारी का भी सामना किया और अन्य चुनौतियों का भी सामना किया। मेंटल हेल्थ के महत्व को देखते हुए उस बातचीत का एक अंश आज के कार्यक्रम में आप तक पहुंचाने के अलावा हम आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे उस मुलाकात से जिसमें यूएस रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेसमैन ग्रेगरी मीक हमसे बात कर रहे हैं इन हालातों के बारे में जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब आपकी प्रतीक्षा में इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी में फिर एक बार मैं अशोक व्यास आपका स्वागत करते हुए अब आपको मुंबई की उस खबर की तरफ लिए चल रहा हूं जिसका संबंध एक ऐसे खतरनाक मोड़ से है जिसमें अचानक उभरते हुए और दर्शकों से बहुत प्रशंसा और प्यार पाने वाले 34 वर्ष के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर के साथ जुड़ा है। मुंबई पुलिस का ये कहना है कि वो इस बारे में जांच करेगी कि प्रोफेशनल राइवलरी तो कहीं इसके मूल में नहीं थी। खबरें हैं कि वो पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थे, पर क्या कारण थे उसके बारे में भी पुलिस जांच करेगी। बहरहाल एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन को हमने खो दिया है और उसको लेकर फिर एक बार डिप्रेशन के बारे में और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूकता बढ़ रही है। सुशांत के सुसाइड की वजह सामने नहीं आई है। मुंबई पुलिस जांच के लिए उनके घर पहुंची है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत के नौकर ने पुलिस को फ़ोन करके इसकी जानकारी दी। सुशांत की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने शो किस देश में है मेरा दिल नाम के शो से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी एकता कपूर के शो पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद सुशांत ने फिल्मों में एंट्री मारी। कायपोचे से उन्हें बॉलीवुड में अपनी शुरुआत उन्होंने की और अभिलाष में वे फिल्म छिछोरे में नजर आए थे। प्रधानमंत्री ने अभिनेता के मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वे एक प्रतिभाशाली युवा अभिनेता थे। उन्होंने मनोरंजन जगत में कईयों को प्रभावित किया और अपने कई यादगार अभिनय की छाप छोड़ी। उनकी मृत्यु से दुख पहुंचा है। परिवारजन व उनके चाहने वालों के लिए संवेदना। पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और जिस तरीके से विजुअल्स आपको मिल रहे होंगे तो एम्बुलेंस में जो पूरी तरीके से कवर्ड है उसमें उनके शरीर को ले जाया गया है, क्योंकि ये एक मामला जो है सुसाइड का है और पुलिस इसमें पूरी एक जानकारी लेना चाहती है, रिपोर्ट बनाना चाहती है कि किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, वो पूरी जानकारी लेना चाहती है। इसीलिए उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जाएगा।
उनको उनके पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल ले जाया गया है और बाबा हॉस्पिटल बताया जा रहा है कि वहां पर लेके जाया जा रहा है। साथ ही जो उनके नौकर थे उन्होंने सबसे पहले ये जानकारी दी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कि ऐसे उनका शरीर जो है वो अभी हैंग करके उन्होंने सुसाइड किया हुआ है। और इसके बाद में पुलिस वहां पर टुकड़ियों में वहां पर पहुंच रही थी और उसके बाद देखते ही देखते उनके घर में पूरे एरिया में पूरी पुलिस प्रोटेक्शन या पुलिस एक तरीके से सिक्योरिटी वहां पर पहुंच गई ये जानकारी लेने के लिए कि क्या ये सच है। क्योंकि सबसे पहले बात कि जब ये सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना कि उन्होंने सुसाइड किया है, ये खुद में ही एक बहुत अविश्वसनीय बात थी पुलिस के लिए भी। तो वो खुद वहां पे पहुंचे और फिर उसके बाद में सारी कार्रवाई की गई है और अब उनका पार्थिव शरीर लेके जाया गया है। ये भी बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं, खबर ये भी आ रही है कि पार्थिव शरीर के ऊपर में जो पोस्टमार्टम है वो रिपोर्ट आ जाने के बाद में हो सकता है कि उनका अंतिम क्रिया जो है वो कल किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई हुई है। और भी खबर ऐसी आ रही है कि वो डिप्रेशन में से गुजर रहे थे और इसीलिए वो उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया है। लेकिन जो रिपोर्ट आएगी या खुलासा होगा उसी के बाद हम कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से क्या रीजन था, क्यों उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया, उसकी वजह क्या थी, वो तभी पता चल सकता है। बहरहाल अगर हम पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो ऑलरेडी हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक के बाद एक बड़े झटके देख चुके हैं पिछले 1-1.5 महीने में। इरफान खान, फिर ऋषि कपूर और ये इनका जब सुसाइड करके जब डेथ हुआ तो एक बहुत शॉकिंग न्यूज थी पूरे इंडस्ट्री के लिए, उनके फैंस के लिए। और अभी भी अगर हम देखें उनके घर के पास की स्थिति तो बहुत ही कम समय में मीडिया कर्मी तो वहां पहुंच ही गए थे, लेकिन बहुत कम समय में उनके फैंस जो ये खबर सुन रहे थे, आसपास के रहने वाले जो फैंस थे वो भी वहां पर पहुंच के जमावड़ा उन्होंने लगा दिया, क्योंकि उन्हें भी देखना था, उन्हें भी जानकारी पानी थी कि क्या ये सच है और सच है तो ये क्यों हुआ है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुमो हर दिन हमारे सामने आकर ताज़ा हालातों की जानकारी के साथ साथ उनका दृष्टिकोण इस पूरे घटनाक्रम के साथ जुड़ा हुआ दार्शनिक पक्ष भी प्रस्तुत करते हैं। फैक्ट्स और ओपिनियन को पूरी अच्छी तरह से अलग अलग करके देखने की सीख वो सबको अपने हर संबोधन में देते हैं। अब हम जब बढ़ गए हैं कोविड-19 का सामना करते हुए 107वें दिन और सिविल अनरेस्ट का 19वां दिन है, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने गवर्नर एंड्रू कुमो ने जो रीओपनिंग के बारे में कुछ बातें बताई, उनका ये अंश उनके संवाददाता सम्मेलन से पेश है। In terms of our reopening here after COVID in New York, we've been following the facts, and the facts are that New York is on the right track. That is an objective fact. You look at the numbers, which we watch every day now, watch those testing numbers every day. We're doing the reopening. Let's make sure there's not an increase, there's not a spike. How do you do that? You follow the numbers on a daily basis by region, by county in the state, and you can see exactly what has been happening since the reopening. All of the numbers so far have been very good in New York. We're hitting a new high, which is really a new low, but in this case, low is good. The lowest number of hospitalizations since this has started. Amen. The lowest number of deaths on the 3-day average since this has started. Now, we'd love to see that number at 0, but really you'll never get to 0. Because this is now, the number is so low that it's coming down to what a doctor certifies as the cause of death. Many people who pass away because of COVID have other underlying illnesses. They're battling heart disease, they're battling cancer, they're battling another disease, and they contract COVID. But this is the lowest number since we have started. And that, my friends, is a cause to celebrate in and of itself. We are now entering phase 3 for some regions across the state. We're going to modify phase 3 given this new data, and we're going to allow gatherings up to 25 people in phase 3, which is up from 10 people. Again, because the numbers are good in most parts of the state. Western New York will enter phase 3 tomorrow, and that's exciting. The capital region will be entering phase 3 on Wednesday. That's exciting.
The rules and regulations of Phase 3 are very clear. They're all set out. People should follow the guidelines because the guidelines have been working. They have been working. We have months of data now that says the guidelines make sense. Keep following them because they are working. And everyone has a role to play in all of this as we're reopening. Employers have a role, store owners have a role, employees have a role, individuals have a role, and local government has a real responsibility. And to the local governments, I say, do your job. Do your job. Local governments are supposed to be enforcing compliance. Compliance is hard. Why? Because people have been cooped up for a long time and they want to do what they want to do. I want to do what I want to do. I'll tell you the truth. I get it. But we have to stay smart. And if the local governments don't enforce compliance, they're not doing anyone a favor. देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम ITV गोल्ड पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को शाम 8 बजे हम आपकी सेवा में पेश करते हैं और साथ ही इस कार्यक्रम का एक साप्ताहिक अंक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है रविवार को सुबह 11 बजे। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए गुजारिश है बने रहें हमारे साथ। होते हैं हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। 15 जून का दिन यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में घोषित किया है और बुजुर्गों की तरफ हम कितनी संवेदना और कितनी समझ के साथ पेश आते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस संदर्भ में हमने बातचीत की इंडिया होम के प्रेसिडेंट मुकुंद मेहता और साथ ही साइकेट्रिस्ट और स्वयं बुजुर्ग अब हो गई डॉक्टर नलिनी जुठानी से। पेश है उस बातचीत का ये अंश। Ashok ji, in our language, this is an issue of, it's multifold. One, the issue is about control. In our culture, what we have learned is the oldest person has the maximum control. That does not occur here. So we have seen several families where the son gets married, brings the wife to the house of the parents. Very normal in India, nothing to discuss. In less than a couple of months, problems begin. And now the son wants to go in a separate place, but to keep the harmony, he says, you can move into our house. Now remember, this was parents' house. Now they're going to move into the son's house. Maybe they have done and accepted that. But very soon they find out that this is now the daughter-in-law's rules. What time they eat, what they eat, and who cooks for who, all that is determined by the daughter-in-law. This issue of control makes it extremely difficult for the older generation who has always been under their own mother-in-laws. And they never thought about this is my home and your home. So that's one issue. The other issue is that elderly people are rigid and fixed in their own thinking. We all are. And as we get older, we become more and more. They also need, as Mukundji said, they need some level of understanding that either it is that you stay independently or you stay together, and if you stay together, you will have to bend and have a compromise. And that usually becomes very hard. So only time the parent will accept that is when they have medical or emotional problems. And at that time, we begin to think about assisted living or even a nursing home. And once again, some harmony begins to get established. Although this is not quite happily accepted by our culture, but it is much better than fighting every day. And then what happens is, in terms of abuse, it begins with verbal abuse, which we don't talk about as much. In families, verbal abuse towards the elderly occurs every single day. And it may be at a very milder level, such as
You don't understand. This is not India. It's better you go and do your prayers. Do not come in the time when we both are here. And the elderly person is trying very hard where there is everybody. They don't want to be alone. That isolation bites them. As you go further, then you find that this everyday verbal abuse begins to become small level of actions, whereby the son or the daughter-in-law will take whatever they have in their hands and dump it onto the table on a surface. They're not yet throwing it at the elderly. And then it goes and proceeds further, where you see black and blues. You can see even harder than that. And then that's what in our language we call it as the abuse has become destructive, and it can become homicidal. And that's when we do not let it go that far. But it has to come to our attention. Otherwise, it goes that far, and by the time we see these people, it has gone to a very deadly level. I believe, Ashok ji, temporarily the children may understand all these things, but as the time goes by, again, they will be drifted towards their own peers. So the culture plays the most important part in this country. In India, it's a completely different. As I said earlier, the people are homogeneous. People are from the same country, same type of behavior and everything. But here it is totally different. So it is a question of compromise on the part of the parents. Also required is isolation is another factor, because if elderly people live in isolation, they just think of the same subject over and over, and they just wait for their daughter-in-law to come home and then start abusing from her side also. So it is isolation that plays a part. So elderly people have to get integrated along with the peers and try to see what is going on in other people's houses and how they compromise and bend themselves and act like a rubber so that you can bend it. Don't act like a plastic, it will break. So I think it is a question of changing the attitude, which is very difficult at an elderly age. But I think the sooner the person of our age understands that concept, there will be happiness in the family. जय जय मायरा अब एक जाना माना नाम है मेन स्ट्रीम में, वो महत्वपूर्ण चैनल्स पर दिखाई देती रही हैं लाइफ कोच के रूप में मेंटल हेल्थ के बारे में, और उन्होंने गीता फॉर द मासेस ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन बहुत बरस पहले किया था। एक ऑथर के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। किस तरह विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हम सफलता की तरफ कदम बढ़ाते रह सकते हैं, इसके बारे में उनसे हुई बातचीत का ये अंश। So I think the core message of the Gita, and a lot of different teachers throughout history have said this, is that it's a scripture that can be used at any point, any time in history, with any belief system or religion, and be applicable to an individual. And the reason why I fully believe that's true is because it's a scripture that teaches you how to go through this process of psychological growth, like psychological and emotional growth, which is going to lead to character development. We all need to walk this hero's journey in life if you want to be successful. If you want to learn how to really face your fears and move through them so that you no longer have fears, so that you overcome these things, so that you can learn to be successful, there's similar things that every single person has to go through. We all just get unique situations and circumstances as part of our lesson in order to do that. But it's all universally the same. So the scripture teaches you how to go through that process of growth and some of the fundamental things that are necessary for any person who is growing up, finding themselves questioning life, and really wants to live in accordance with their dharma, which I think is synonymous with purpose, by the way. Like in the West, we might say purpose, but that's the exact same thing to someone who would call that dharma. So the second book is called The Soul of Purpose, and what it's really looking at is these very strong and powerful intersections between purpose, spirituality, and health. So one of the things that I realized when I was working on this book
was I didn't know how to heal myself when I had fibromyalgia, but I magically over time found myself healed from the disease. Like I have no trace of fibromyalgia at all. And this was all due to natural healing modalities. And what I realized was I didn't know what I was doing. So I didn't start by trying to improve my health. I started by trying to live my purpose. और चलते चलते आज के विजन ऑफ एशिया में अंश उस बातचीत का जिसमें कांग्रेसमैन 5th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट करने वाले ग्रेगरी मीक ने हमारे साथ ब्लैक लाइव्स मूवमेंट के संदर्भ को लेते हुए अपनी चिंताएं और आने वाले समय में अपेक्षित परिवर्तन के बारे में बातचीत की। पेश है उस बातचीत का ये अंश। You know, it's very important to me. I've lived this life as a black man all of my life, and I've dealt with the problem of racism all of my life here in the United States, particularly as it pertains to treatment of police to the black community. And to see time and again individuals who have been brutalized, and in this case, Mr. Floyd murdered at the hands of the police, shouting he can't breathe. We saw that in Staten Island, New York, with Eric Gardner. I've seen it when police officers have shot Amadou Diallo with over 40 bullets. Same with Sean Bell in my native Queens. So we've seen it over and over again. And that's disheartening and at times very angering to me. So I was very disheartened and angered about what I've seen too often during my lifetime. But I also have seen hope in this when I look in the streets and see the people that are demonstrating, young and old, black, white, brown, yellow, and red, everybody, whether you're Asian, whether you're white, whether you're African American, whether you're Hispanic, whether you're Native American, everybody's out on the streets saying enough is enough. And we see the disparities in these communities. And it seems as though that finally the nation is hearing the cry of individuals that have been making this cry for a long time. So, you know, I'm a member of the Congressional Black Caucus, and we've been putting out budgets for all of the 22 years that I'm in Congress, talking about how we need to change policing and how we need to end certain disparities. And we saw that in the healthcare business. And it seemed to have gone upon deaf ears. But now it seems as though the ears are listening and the eyes are seeing. So we came out yesterday with a very important bill that we brought out yesterday that we will be working on. And hopefully there will be hearings on it this week, markup on it, and hopefully we'll vote on it within the next 2 weeks in the United States House of Representatives. So I come out, you know, still with anger at times, but with hope also that we're going to make a difference this time and try to change the course of this nation in regards to black lives. और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर एक बार हम आपको याद दिला दें कि फेसबुक पर आप ITV गोल्ड के मित्र बने और साथ ही सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड का यूट्यूब चैनल। इसके अलावा लिखते रहें पत्र अपने हमें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। मंगल कामनाओं के साथ आप अनुमति लेते हुए स्वस्थ रहने की फिर एक बार कामना अनुमति दें। नमस्कार।